एक बार आपको फिर से रिलायंस को ही देखना होगा क्योंकि अब वो 4.25% ऊपर आ चुका है। ये आज गैप के साथ खुला हुआ शेयर नहीं है, ये आज आराम से खुला हुआ शेयर, उसके बाद से शेयर चलना शुरू हो रहा है और अभी 1282 के लेवल को एक क्रॉस कर चुका है। तो रिलायंस आज का बड़ा प्लेयर मार्केट को पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ और इसने आज लीडरशिप फिर से ले ली है। तो आज शुक्रवार का दिन मार्केट अगर कहीं भी टूटा फूटा तो शायद रिलायंस का मरहम पूरी तरह से बाजार को ठीक करता हुआ दिखेगा। हिंडाल्को के अंदर भी दिन के उच्चतम स्तर है। एक और चीज़ आप देखिए, सरकार ने जो जीएसटी के प्रस्तावों में जो बदलाव किया उसमें हालांकि प्रपोजल है, क्योंकि आप बैठक होनी है काउंसिल की और वीकेंड पे होगी ये बैठक और ये दिल्ली में ही बैठक होनी है, तो उसमें ये डिसाइड हो सकता है कि जो एवरेज प्राइस है वो शायद बढ़ जाए। प्रपोज ये है कि 14% का एक पीक रेट है उसको बढ़ाकर करीब 20% के पीक रेट पर आ जाए। इससे जो स्लैब है, जो फिक्स वाले स्लैब है वो एज इट इज़ ही रहेंगे, लेकिन उस स्लैब का एज वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 28% से बढ़कर वो 40% तक चला जाएगा। गवर्नमेंट का तर्क इस पे ये है कि आने वाली सरकार भले हमारी रहे या किसी की भी रहे, उसके पास ये हमेशा रूम रहेगा कि अब टैक्सेशन को उठा के 40% तक लेके जा सकते हैं। ये अच्छा नहीं है उन सर्विसेज के लिए जो सीधा सीधा इस टैक्स के स्लैब के बढ़ने से नुकसान में आ सकती हैं, क्योंकि एवरेज 14% ये 20% की कैटेगरी में आ जाएगा और अभी तक अधिकतम 28% है, ये बढ़कर 40% तक पहुंच जाएगा। एक बार लॉजिस्टिक कंपनीज बहुत क्लियरली इस पे आपको प्ले करते हुए ध्यान देना होगा। अविनाश, इन पे करे क्या, क्योंकि जीएसटी को लेकर रोड मैप सरकार क्लियर तो कर रही है, लेकिन जो शुरुआत में जिस तरह की भाषा, जिस तरह की लैंग्वेज आई थी ना जीएसटी को लेकर, बाजार को समझ में आ रहा था, बाजार को भी शायद ऐसा लग रहा है कि जीएसटी अब सिर्फ 200-250 पॉइंट पे ही आके रुक रहा है। ये हर चीज को इसी 200-250 पॉइंट्स में ही कैलकुलेट कर रहा है जो भी डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि टिम्पी जीएसटी का डेफिनेटली डेवलपमेंट पॉजिटिव है और हमको लग रहा है कि जो रेट इंडिविजुअल सेक्टर्स पे रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी लॉजिस्टिक के लिए रेट के हिसाब से देखने पड़ेंगे। और हमको लग रहा है कि ओवरऑल जो लॉजिस्टिक कंपनीज है वो तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी, लेकिन इसमें ऑटो कंपोनेंट्स है, एफएमसीजी कंपनीज है, तो मेरे को लगता है कि ये जो स्टॉक्स है जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड होंगे जीएसटी से, इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और यहाँ पे शायद हो सकता है कि अगर रेट इंडिकेशन है कि 20% या उसके नीचे अगर इन सेक्टर्स को मिले तो डेफिनेटली मार्केट्स को ये एक अच्छी बात लगेगी और यहाँ पे थोड़ा बहुत अपटिक देखने को मिल सकता है। जी, शुक्रिया अविनाश, अभिजीत और किरण, आप तीनों का शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज मार्केट्स पर और सभी स्टॉक्स पर शेयर करने के लिए। दो और मेहमान अब हमारे साथ मौजूद हैं, संजय सिन्हा है हमारे साथ और साथ ही साथ नितिन रहेजा हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस शो में। मिस्टर सिन्हा, पहले आपके कॉमेंट्स, अभी इक्विटी मार्केट्स का बिहेवियर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आप देखिए 9000 के बेहद नजदीक हम कल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन लेवल्स को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद ये 11 मार्च से पहले की कॉशियसनेस है जो दिख रही है मार्केट्स पर। अभी आपको क्या लगता है अगले हफ्ते का बिहेवियर क्या एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो सकता है और पोस्ट 11 मार्च क्या डायरेक्शन मिलेगी मार्केट्स को? ओके, तो अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों में जो बाजार में हम लोगों ने तेजी देखी उसका अगर हम लोग विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि शायद बाजार ने इस इवेंट के पॉजिटिव आउटकम को ऑलरेडी अपने लेवल्स में फैक्टर करना शुरू कर दिया था कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी के इलेक्शन महत्वपूर्ण है। हालांकि बाजार तो हर स्टेट इलेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंडम मानती है, लेकिन चूंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद ये पहली स्टेट इलेक्शन है जो कि महत्वपूर्ण है, तो इसको डीमोनेटाइजेशन का भी रेफरेंडम बाजार मानता है। तो जिस तरह की अटकलें आ रही हैं उससे ये लग रहा है बाजार को कि बीजेपी की सरकार यूपी में बनेगी और वो बाजार 11 मार्च की एक्चुअल वर्डिक्ट के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो अपने लेवल में पहले ही उसको फैक्टर कर चुका है। ऐसा मुझे लग रहा है कि पिछले 3 सप्ताहों में जो बाजार की तेजी हुई है उसके पीछे ये मुख्य कारण है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें और देखें कि जब मई 2014 में एनडीए की सरकार पावर में आई थी तो बाजार तो एक्चुअली इस इलेक्शन आउटकम के पहले रैली कर चुका था और जब इलेक्शन की रिजल्ट आए उसके बाद तो बाजार ने करेक्शन दिया। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ भी थोड़ा बहुत उसका रिप्ले हो रहा है कि बाजार इस इवेंट के आउटकम को पहले ही लेवल पे फैक्टर कर चुका है और आगे हम अगर मान लीजिए 11 मार्च को देखते हैं कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है या कुछ और स्टेट्स में भी बीजेपी की सरकार बनती है, तो जरूरी नहीं है कि उस तारीख के बाद बाजार में इमीडिएटली तेजी आए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा हाँ
कि इस टेक्निकल लेवल पे लोगों ने कुछ शंकाएं उठाई हैं कि कुछ ऐसे पैटर्न फॉर्म हुए हैं निफ्टी में जो कि बेरिश हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोग बाजार को शॉर्ट कर दें या बाजार से बाहर हो जाएं, और इस बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए बाजार में तेजी आ जाए, हो सकता है लिक्विडिटी के कारण आ जाए, तो ये शॉर्ट कवरिंग जो है वो बाजार को पिछले जो पीक है उसके ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, हालांकि अभी निफ्टी तो लाल निशान में नहीं आया, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का जो ब्रेथ है वो बाजार की सुधरी है, यानी कि एडवांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं। शुरुआत में टिक में थोड़ा डिक्लाइंस ज़्यादा थे, थोड़ी देर पहले निफ्टी के 51 में से करीब 30 शेयरों में नुकसान था, लेकिन अभी नुकसान कम हुआ है, यानी कि ज़्यादातर शेयर आपको अब हर निशान में दिख रहे हैं। ये आपके सामने ब्रेथ चल रही है NSE BSE के। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन है 26-25, अभी थोड़ी देर पहले 27 थे। तो टिक बाय टिक आप देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन की ब्रेथ थोड़ी ठीक हुई है। निफ्टी अभी भी लाल निशान में, तो जो वेटेज है मार्केट की वो थोड़ी सी सुधरती हुई दिख रही है। इस बीच नितिन जी हमारे साथ बने। नितिन, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए जी बिजनेस को। मैं इसी बात को, संजय जी की जो बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चुनाव तो एक ट्रिगर है, लेकिन चुनाव के साथ साथ एक और ट्रिगर है जो कि मॉनसून है। उसके भी रिपोर्ट्स आई नहीं, लेकिन वो भी आएंगी। और इसके साथ एक और चीज़ आने वाली है, वह GST, क्योंकि उसकी एक बैठक भी कल होने वाली है। बाजार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, मेरा मानना ये है कि आप ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स के बारे में आप बात करते रहे, आप चाहे चुनाव चाहे कहे या GST कहे, देखिए ये एक इनेबलिंग फैक्टर्स है बाजार के लिए, जो बाजार को हेल्दी रखता है या वीक रखता है। क्लियरली अगर आप देखें ओवरऑल बाजार की जो स्ट्रेंथ है, लेकिन जो जो करेक्शन हमने देखी बाजार में इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, और उसके बाद जो हमने ऑलमोस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग रैली देखी है जनवरी और फरवरी में, जहाँ पे बाजार ऑलमोस्ट 10% अगर आप देखें कि करीब चल पड़ा है। तो मेरा मानना यह है दिस इज हैपनिंग प्योरली ऑन फंडामेंटल बेसिस। बाकी हम ये चुनाव के नतीजों के बारे में बात करते रहेंगे, इनका मूड पॉजिटिव है, बात करते रहेंगे। बॉटम लाइन इज डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को शंका थी कि स्लो डाउन होगा, उसके इकोनॉमी डी ग्रोथ होगी, उसके वजह से बाजार में करेक्शन आया। जब फेब के और मार्च के जब नतीजे आए जनवरी और फरवरी में दिसंबर क्वार्टर के, और जो नतीजे सब एनालिस्ट्स के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो बाजार ने उसको एक थम्स अप दिया। फिर अब ये GDP के नतीजे अपने 2 दिन पहले देखे, आप उसको डाउट कर सकते हैं, आप कुछ भी। बॉटम लाइन इज आप एक फिगर के नाम पे जा रहे हैं, वो फिगर वाज वेरी पॉजिटिव एंड बियॉन्ड द बाजार एक्सपेक्टेशन, एंड माय व्यू इज दैट इज व्हाट इज होल्डिंग द मार्केट अप वेयर इट इज टुडे एज सच। GST हमने बार बार ये सुना है, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई पड़ता है, फिर वापस वो इफेक्ट चला जाता है। जी संजय जी, जैसे आप अभी कह भी रहे थे कि इलेक्शन आउटकम से पहले ही मार्केट्स में एक अच्छी तेजी आई है। चलिए ठीक है, इंडेक्स लेवल्स को अवॉइड करते हैं, अब कुछ स्पेसिफिक जो मूवर्स रहे हैं उनकी बातचीत करते हैं। 2 हफ्तों में हमें एक नया लीडर मिला है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस जियो एक अग्रेसिव ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर तमाम ब्रोकर हाउसेस देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, और स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है। ये लीडरशिप जो ली है, नई लीडरशिप जो ली है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ये मेंटेन होगी क्या आगे भी? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि एज अ स्टॉक, चूंकि उसने पिछले कितने सालों से इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है, इसलिए लोगों की नज़र इससे बिल्कुल हटी हुई थी। उनकी जो टेलीकॉम की इनिशिएटिव है, वो मेरे ख्याल से इससे बड़ी ब्लॉकबस्टर लॉन्च अब तक हमने भारत में देखी नहीं है। अब तक ये सर्विस फ्री थी, 1 अप्रैल से ये सर्विस जो है वो पेड सर्विस हो जाएगी। तो इस स्टॉक का ट्रेजेक्टरी कैसा रहेगा, ये इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि जितने लोग अभी जो टैरिफ फ्री पीरियड है, जिसमें उन्हें इस सर्विस के लिए पे नहीं करना पड़ रहा है, क्या उसमें से 50%, 60% लोग बाकी रह जाते हैं जब ये पेड सर्विस हो जाएगी, वो काफ़ी हद तक निर्धारित करेगी कि स्टॉक का ट्रेजेक्टरी कैसा होगा। और मान लीजिए अगर ये सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन अगर काफ़ी मेंटेन होता है और बढ़ता भी रहता है, तो संभव है कि ये स्टॉक जो है वो बाजार की लीडरशिप मेंटेन करे।